Hello friends, welcome to my videos on history for class 10th of NCERT टेक्स्ट बुक। इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 3 जिसका कि टाइटल है नेशनलिज्म इन इंडिया, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, तो इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं। जो क्वेश्चंस आपकी बुक में चैप्टर के साथ में दिए गए हैं उनके आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, हालांकि वो बुक के साथ में नहीं है, लेकिन उनको भी मैंने डिस्कस किया है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के तौर पर। ये क्वेश्चंस 3 और 5 मार्क्स के हैं। मैंने हर एक क्वेश्चन को जहां जहां भी ज़रूरत है उसको पॉइंट वाइज लिखा है और हर एक क्वेश्चन में कीवर्ड्स को भी बोल्ड किया हुआ है। ऐसा करने से आपको क्वेश्चन को समझने में और एग्जाम्स में अपने आंसर को लिखने में काफ़ी मदद मिलेगी, ऐसा मेरा समझना है। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ पर मैंने हर एक आंसर को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें एक्सप्लेन करना है कुछ सवालों को। पहला सवाल है, वाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। कि जो कॉलोनीज थीं उनमें जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हुए उन सबको हम एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्यों मानते हैं? तो इसका कारण है दैट मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन दीज कॉलोनीज वर एक्सप्लॉयटेड बाय द कॉलोनियल मास्टर्स। यानी कि जो कॉलोनीज में रहने वाले लोग थे उनको उनके कॉलोनियल मास्टर्स एक्सप्लॉयट किया करते थे। अब आप जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ थे, जैसे कि पोर्चुगल, फ्रांस और डच लोगों ने भी काफ़ी सारी कॉलोनीज़ बनाई हुई थी। तो ये सब लोग अपने अपने कॉलोनीज़ में रहने वाले लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे और उन कॉलोनीज़ में रहने वाले लोग इन कॉलोनियल मास्टर्स से एक तरह से फ्रीडम चाहते थे। इसलिए जितने भी उस समय में मूवमेंट्स हुए उन सबको हम एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की तरह ही मानते हैं। Next question is, how the First World War helped in the growth of national movement in India? कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भारत में नेशनल मूवमेंट की ग्रोथ में किस तरह से अपना योगदान दिया। तो देखिए क्या हुआ, दैट द वॉर कॉज्ड ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। वर्ल्ड वॉर के कारण डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया था एंड इट वॉज कंपेंसेटेड बाई वार लोन्स एंड इंक्रीज इन टैक्सेस। और ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने इसको कैसे कंपेंसेट किया? गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए लोगों के ऊपर और वार लोन्स भी लिए, दूसरे देशों से लोन लिए जो कि उनकी वॉर की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। कस्टम ड्यूटीज़ लगा दी गई इंपोर्ट्स के ऊपर और साथ ही साथ लोगों के ऊपर इनकम टैक्स भी लगा दिया गया। ना केवल इतना, बल्कि ड्यूरिंग द वॉर जो ज़रूरत की सामान थे उनके प्राइसेस डबल हो गए, जिससे कि आम जनता को बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ा। विलेजर्स वर फोर्सफुली रिक्रूटेड इन द आर्मी टू सप्लाई सोल्जर्स। और ब्रिटिश सेना में भर्ती करने के लिए गांवों के यंग लड़कों को ज़बरदस्ती के लिए सेना में भर्ती किया गया। इसके कारण से लोगों में बहुत नाराज़गी पैदा हो गई। इसके अलावा 1918 और 1921 में भारत में फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ, फसलें ख़राब हो गई, जिसके कारण से ज़रूरत की चीज़ों की काफ़ी एक्यूट शॉर्टेज भारत में हो गई थी। लोगों को लगा कि वॉर के बाद उनकी हार्डशिप्स ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों की समस्याएं और बढ़ती चली गईं। इन सब चीज़ों के लिए भारत की जनता ने ब्रिटेन की गवर्नमेंट को ब्लेम किया और उनकी ब्रिटेन की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो नफ़रत थी वो बढ़ती चली गई। और ना सिर्फ इतना,
बल्कि लोगों के बीच में एक नेशनलिज्म की भावना भी और बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इंडियंस वर आउटरेज्ड बाय द रॉलेट एक्ट, कि भारत के लोग रॉलेट एक्ट के आने से क्यों बहुत नाराज हो गए। तो इसका क्या कारण था। दिस एक्ट वॉज आर्बिट्रेरली पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। तो रॉलेट एक्ट को ब्रिटेन की इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल, ब्रिटेन की वो संस्था जो कि भारत के लिए कानून बनाती थी, उन्होंने भारत के मेंबर्स के, इंडियन मेंबर्स के विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट को पास कर दिया। अब रॉलेट एक्ट के पास होने का क्या इफेक्ट हुआ। इससे सबसे पहले तो ब्रिटिश पावर को इनॉर्मस पावर्स मिल गई भारत में होने वाली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करने के लिए। भारत में जो भी आंदोलन होते थे या जो भी यहाँ पे प्रदर्शन होते थे, उन सब को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत पावर्स मिल गई। इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को इतनी पावर्स मिल गई कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना उनके ऊपर मुकदमा चलाए 2 साल तक के लिए अपने पास डिटेन करके रख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। गांधी जी फेल्ट दैट द मूवमेंट हैड टर्न्ड वायलेंट एट मेनी प्लेसेस। गांधी जी ने यह महसूस किया कि असहयोग आंदोलन बहुत सारी जगहों पर हिंसात्मक हो गया था। ही ऑल्सो रियलाइज्ड द नीड टू प्रॉपरली ट्रेन सत्याग्रहीज बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल्स। और गांधी जी ने यह भी महसूस किया कि सत्याग्रह जैसी मास स्ट्रगल्स को करने से पहले हमें अपने लोगों को पहले उसके लिए तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह से हम क्या समझते हैं। महात्मा गांधीज आइडिया ऑफ सत्याग्रह स्ट्रेस ऑन द फॉलोइंग। किन बातों पर सत्याग्रह ने बल दिया। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। तो 2 बातों पर सत्याग्रह बल देता था। एक तो कि हमें सच की खोज करनी चाहिए और दूसरा हमें सच की पावर को पहचानना चाहिए। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू एंड इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर। सत्याग्रह का ये मानना था कि अगर हम सही बात के लिए लड़ रहे हैं और अगर हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हमें अपने ऑपरेसर यानी कि जो हमारा दमन करता है उसके खिलाफ हमें किसी भी तरह की फिजिकल फोर्स इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। इट एम्फेसाइज्ड दैट विदाउट बीइंग एग्रेसिव एंड रिवेंजफुल ए सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। सत्याग्रह ने एम्फेसाइज किया कि अगर हम एग्रेसिव नहीं होते हैं, अगर हमारे अंदर बदले की भावना नहीं है, तो एक सत्याग्रही जो है वो अहिंसा के सहारे ही अपनी लड़ाई को जीत सकता है। और वो कैसे जीत सकता है। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियस ऑफ द ऑपरेसर। ये हम अपने ऑपरेसर यानी कि अपने दमनकर्ता की आत्मा को झकझोर के कर सकते हैं। ही हैड टू बी परsuaded टू सी द ट्रुथ। हमें अपने ऑपरेसर को सच को देखने के लिए मनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि सच क्या है, ना कि हम उसको वॉयलेंट तरीके से सच को मानने के लिए मजबूर करें। बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ। और गांधी जी का मानना था कि अगर ऐसा करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी जीत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन। अब हमें यहाँ पे 2 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। फर्स्ट इज द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो देखिए, हम जानते हैं कि जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि एक बहुत बड़ी क्राउड जलियांवाला बाग में असेंबल हो गई थी, जो कि एक इनक्लोज ग्राउंड था, चारों तरफ से बंद था। कुछ लोग यहाँ पे आए थे ब्रिटिश सरकार की रिप्रेसिव पॉलिसीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए।
बाकी कुछ लोग आए थे बैसाखी का फेयर मनाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 13 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है, तो कुछ लोग बैसाखी मनाने के लिए भी वहाँ आ गए थे। As most of the villagers were from outside the city, they were unaware of the martial law that had been imposed. अब क्योंकि बहुत सारे लोग अमृतसर शहर से बाहर से आए थे, इसलिए उनको नहीं मालूम था कि वहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है। मार्शल लॉ में बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। अब ऐसे में क्या हुआ, दैट डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, किलिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल। और जनरल डायर, जिसके ऊपर शहर में मार्शल लॉ को इम्पोज कराने की जिम्मेदारी थी, वो जलियांवाला बाग में आ गया। उससे जितने भी एग्जिट पॉइंट्स थे, बाहर निकलने के रास्ते थे, उन सबको बंद कर दिया और लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कि सैकड़ों लोगों की उसमें मृत्यु हो गई। नेक्स्ट इज साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड ए स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। ब्रिटेन की नई कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन को बनाया। सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, द एम ऑफ द कमीशन was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. अब ये जो कमीशन था, इसको सरकार ने, ब्रिटेन की सरकार ने भारत में हो रहे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के रिस्पॉन्स में बनाया था, क्योंकि ये कमीशन भारत में 1928 में आया था और उस वक्त गांधी जी के नेतृत्व में काफ़ी सारे असहयोग आंदोलन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वगैरह चल रहे थे। तो इन मूवमेंट्स के रिस्पांस में ये कमीशन भारत आया और इसकी जिम्मेदारी थी कि ये भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की फंक्शनिंग को चेक करे, यानी कि भारत में जो एक तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनती थी, प्रोविंशियल असेंबलीज़ के लिए इलेक्शंस होते थे, तो उन सब को, उन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, उन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए और उनमें इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी, द कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल मेंबर फ्रॉम इंडिया। इस कमीशन में कोई भी मेंबर इंडियन नहीं था, सारे के सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे। इसीलिए व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। और जब ये भारत आए तो इनका लोगों ने विरोध किया, सभी लोगों ने विरोध किया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सभी पार्टीज़ ने मिलकर के साइमन कमीशन के अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशन किए और उसको वापस जाने के नारे लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपेयर द इमेजेस ऑफ भारत माता इन दिस चैप्टर विद द इमेज ऑफ जर्मेनिया। तो हमें यहाँ पे इस चैप्टर में जो भारत माता की पिक्चर हमको दिखाई गई है, उस पिक्चर को कंपेयर करना है पिछले चैप्टर में जो हमको जर्मेनिया की तस्वीर दिखाई गई थी उसके साथ में। इसका जवाब है, द इमेज ऑफ भारत माता वॉज द सिंबल ऑफ द इंडियन नेशन, वेरस जर्मेनिया वॉज द सिंबल ऑफ जर्मन नेशन। भारत माता इंडिया की सिंबलाइज करती हैं, जबकि जर्मेनिया जर्मन नेशन को सिंबलाइज करती हैं। बोथ दिस इमेजेस वर नेशनलिस्ट images inspired the nationalists to enthuse the masses of their respective countries and attain liberty for their nation. इन दोनों ही तस्वीरों ने अपने अपने देशों के नेशनलिस्ट को इस काम के लिए इंस्पायर किया कि वो अपने देश के मासेस को तैयार करें कि वो अपने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ें। द इमेज ऑफ भारत माता हैज़ बीन विजुअलाइज्ड एज बीइंग ऑफ रिलीजियस इन नेचर, बट द इमेज ऑफ जर्मेनिया डिपिक्ट्स वेलर। भारत माता की तस्वीर देख के हमारे अंदर एक धार्मिक भावना पैदा होती है, एक श्रद्धा की भावना पैदा होती है, और अगर हम जर्मेनिया को देखते हैं तो इसको देख के वेलर यानी कि बहादुरी की भावना लोगों के अंदर पैदा होती है। अब दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चंस लेते हैं, डिस्कशन टाइप क्वेश्चंस हैं, थोड़े लंबे क्वेश्चंस हैं। लिस्ट ऑल द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स which joined the non-cooperation movement of 1921, then choose any three and write about their hopes and struggles to show why they joined the movement. अब देखिए 1921 में गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था उसको भारत के बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ने ज्वाइन किया था, लेकिन उन सभी ग्रुप्स के इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग अलग एक्सपेक्टेशंस थी
और उनके इस मूवमेंट को ज्वाइन करने के कारण भी अलग अलग थे। तो देखते हैं कि ये कौन कौन से ग्रुप्स थे। ये सभी 4 ग्रुप्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं और इन सब के बारे में हम आगे आने वाले स्लाइड्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ग्रुप है अर्बन मिडिल क्लास पीपल। इन अर्बन मिडिल क्लास, thousands of students left government controlled schools and colleges, teachers resigned, and lawyers gave up their legal practices. The council elections were boycotted in most provinces. बहुत सारे provinces में council elections को boycott कर दिया लोगों ने। लोगों ने foreign goods को boycott किया, liquor shops को picket किया गया यानी कि उनका घेराव किया गया, और साथ ही साथ विदेशी कपड़ों की लोगों ने होली भी जलाई बॉनफायर के रूप में। बहुत सारी जगहों पर मर्चेंट्स ने और ट्रेडर्स ने विदेशी सामानों में व्यापार नहीं किया और ना ही किसी ऐसे व्यापार में उन्होंने अपना पैसा लगाया। पीपल स्टार्टेड टू डिस्कार्ड इंपोर्टेड गुड्स एंड वोर ओनली इंडियन वंस। लोगों ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया और सिर्फ वो भारतीय कपड़े ही, जो कि खादी के बने हुए होते थे, वही कपड़े पहनते थे। नेक्स्ट इज पीजेंट्स ऑफ अवध। The peasant movement of Awadh demanded reduction of revenue, abolition of bigar, and social boycott of oppressive landlords. अब इस मूवमेंट से अवध के किसानों की क्या एक्सपेक्टेशंस थी? सबसे पहले तो वो चाहते थे कि उनके रेवेन्यू में, यानी कि उनके ऊपर जो कर लगाए जाते थे उसमें कमी कर दी जाए। बेगार एबॉलिश कर दी जाए, यानी कि जो लोगों से फ्री में काम कराते थे, बिना पैसों के काम कराते थे, ऐसी प्रथा को ख़त्म किया जाए। और साथ ही साथ ऐसे ज़मींदारों का सोशल बॉयकॉट किया जाए जो कि गरीब किसानों का शोषण करते थे। विद द स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट, द हाउसेज ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर लूटेड एंड ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर। बड़े बड़े तालुकदार यानी कि जो बड़े बड़े ज़मींदार थे और जो मर्चेंट्स थे, उनके घरों को लूट लिया गया। उनके घरों से किसान लोगों ने अनाज को लूट लिया। At many places, local leaders told peasants that Gandhiji had asked not to pay taxes and to redistribute the land among the poor. बहुत सारी जगहों पर ऐसी अफवाहें फैल गईं कि गांधी जी ने कहा है कि किसी को कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही साथ अमीरों की ज़मीनें उनसे लेकर के और उनको गरीबों में दोबारा बांटा जाएगा। ऐसी भी बातें लोगों के बीच में सुनने को मिलती थीं। ट्राइब्स ऑफ आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के ट्राइबल लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन था, ये भी देख लेते हैं। इन आंध्र प्रदेश ऑल्सो, एज इन अदर फॉरेस्ट रीजन्स, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरियाज एंड प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फूड्स। बाकी देश के हिस्सों की तरह आंध्र प्रदेश में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को फॉरेस्ट एरिया में जाने से प्रिवेंट किया था, मना किया था। वो लोग जंगलों में नहीं जा सकते थे, अपने जानवरों को जंगल में जाके नहीं चरा सकते थे, और ना ही वो अपने ईंधन के लिए लकड़ी को भी वहाँ से कलेक्ट कर सकते थे। अब अगर वो अपने जानवरों को नहीं चला पाएंगे तो उनका जो मेन व्यवसाय था वही ख़त्म हो जाता। उनके पास अपने चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी। तो ऐसा होने से जो हिल के एरियाज़ थे, आंध्र प्रदेश के जो हिली ट्राइबल्स थे, वहाँ के लोग बाग थे, वो काफ़ी नाराज़ हो गए। यहाँ पे गुडम रेबल्स थे, यानी कि जो आंध्र प्रदेश में ट्राइबल्स थे उनको गुडम के नाम से जाना जाता था। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने पुलिस स्टेशंस को अटैक किया, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को उन्होंने मार भी दिया, और साथ ही साथ उन्होंने स्वराज को प्राप्त करने के लिए एक तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर भी स्टार्ट कर दिया। प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ असम। अब असम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनकी क्या कहानी थी, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ। फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ असम, फ्रीडम मेंट द राइट टू मूव फ्रीली एंड कम आउट ऑफ कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर ट्रैप्ड। असम के जो चाय के प्लांटेशंस थे, जो चाय के बागान थे, वहाँ पे देश के बहुत सारे हिस्सों से, बिहार से और भी जगहों से, उड़ीसा से बहुत सारे लोगों को ले जाया गया था ज़बरदस्ती, और वहाँ पे उनको रोक करके काम करवाया जाता था। उनको अपने घर नहीं जाने दिया जाता था, वो लोग प्लांटेशन के बाहर नहीं जा सकते थे। तो इन लोगों के लिए
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब था कि अब वो अपने उस कन्फाइंड एरिया से बाहर जा सकेंगे, साथ ही साथ वो अपने विलेजेस से, अपने घरों से दोबारा से लिंक भी बना सकेंगे। जिन लोगों से वो बहुत सालों से मिले नहीं हैं, अपने अपने घरों से को बहुत सालों से गए नहीं हैं, तो वो अपने घर जा सकेंगे। When they heard of the non-cooperation movement, thousands of them defied the authorities, left the plantation and headed home. और जब लोगों ने सुना कि अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देश में चालू हो गया है, तो हज़ारों लोगों ने अपनी अथॉरिटीज़ के ऑर्डर्स को डिफाई किया कि उनको बाहर जाना नहीं है, लेकिन वो लोग अपने काम को छोड़ के बाहर आ गए और अपने घर की तरफ चल दिए। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कशन टाइप में। डिस्कस द सॉल्ट मार्च टू मेक क्लियर व्हाई इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म। तो गांधी जी का जो नमक यात्रा थी, सॉल्ट मार्च था, वो किस तरह से कॉलोनिज्म के अगेंस्ट एक प्रकार का इफेक्टिव सिंबल था कॉलोनियलिज्म को रेजिस्ट करने के लिए। तो इसके क्या क्या कारण थे? देखिए, सॉल्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड एंड इज कंज्यूम्ड बाय बोथ रिच एंड पुअर। अब जो नमक है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि एक हमारे खाने का एक बहुत इसेंशियल इंग्रेडिएंट है, और अमीर और गरीब सभी लोग इसको खाते हैं। बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन सॉल्ट, द गवर्नमेंट वांटेड टू एस्टैब्लिश मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन। और नमक बनाने पर और नमक पर टैक्स लगा करके गवर्नमेंट चाहती थी कि इसके ऊपर हमारी मोनोपोली हो जाए। गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि कोई भी और व्यक्ति नमक को बना सके। महात्मा गांधी कहते थे कि नमक पर टैक्स लगाना तो सरकार का सबसे खराब काम है, क्योंकि नमक तो ऐसी चीज़ है जो कि हर एक आदमी के लिए ज़रूरी है, और इस पर ही टैक्स लगा देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया कि उन्होंने अपने 18 ट्रस्टेड लोगों को लिया और उन्होंने सॉल्ट मार्च को शुरू कर दिया। करीब 240 माइल चले गांधी जी। अपने साबरमती आश्रम से उन्होंने मार्च स्टार्ट किया और गुजरात के कोस्टल टाउन, जिसको कि दांडी के नाम से जानते हैं, वहाँ तक वो गए। करीब 24 दिन तक वो चलते रहे, हर रोज़ 10 माइल चलते थे। अब क्या हुआ? थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम टू हेयर महात्मा गांधी वेयर एवर ही स्टॉप्ड। ही टोल्ड देम what he meant by स्वराज and urged them to peacefully defy the British। गांधी जी ने अपने सॉल्ट मार्च से 2 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया। एक तो उन्होंने क्या किया कि नमक बना करके ब्रिटेन सरकार का नमक बनाने का कानून तोड़ दिया कि कोई भी इंडिविजुअल नमक नहीं बना सकता है। और दूसरा उन्होंने क्या किया कि अपनी यात्रा में जहाँ जहाँ पे भी वो रुकते थे, वहाँ वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आते थे, और वहाँ गांधी जी उन लोगों को बताते थे कि स्वराज से उनका आखिर क्या मतलब है, क्योंकि इससे पहले सब लोग स्वराज के अपने अलग अलग मतलब निकालते थे। ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड दांडी एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग वाटर। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुँचे और वहाँ समुद्र के पानी को उबाल करके उन्होंने नमक बनाया, और इस तरह से उन्होंने ब्रिटिश सरकार के कानून को तोड़ दिया। Next question is, imagine you are a woman participating in the civil disobedience movement. Explain what experience meant to your life. अगर हम एक स्त्री हैं जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके लिए इस आंदोलन का क्या मतलब है? इस सवाल का जवाब है, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज ए नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था, राष्ट्रीय आंदोलन था। इट वाज ए स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसर्स एंड फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ अवर नेशनल प्राइड। ये एक ऐसी स्ट्रगल थी जो कि हम अपने दमनकर्ताओं के खिलाफ लड़ रहे थे, और साथ ही साथ इस लड़ाई को लड़ के हम अपने नेशनल प्राइड को वापस लेना चाहते थे, जो कि ब्रिटिश सरकार के ज़माने में कहीं खो गया था। पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ पार्टिसिपेटेड इन इट विद ग्रेट एंथुजियाज्म। हर जीवन के हर तबके से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत एंथुजियाज्म के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया। माई पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट फिल्ड मी with a feeling of national pride and a kind of self-esteem that I am also making my contribution in this great endeavor। जब मैंने इस मूवमेंट में
पार्टिसिपेट किया तो मेरे अंदर एक नेशनल प्राइड की भावना जागी और साथ ही साथ मेरे अंदर एक आत्मस्वाभिमान की भावना भी जागी कि मैंने भी इस महान कार्य में अपना कोई ना कोई सहयोग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड पॉलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स? कि हमारे देश के नेता जो थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रश्न पर क्यों बहुत डिफर करते थे। अब देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सेपरेट इलेक्टोरेट से हमारा क्या मतलब है। सेपरेट इलेक्टोरेट से मतलब है कि हमारे देश के कुछ नेता, पर्टिकुलरली जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो कि दलित लीडर थे, वो चाहते थे कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स हों, यानी कि जब भी प्रोविंशियल असेंबलीज़ में चुनाव हों और दलित कोई लीडर खड़ा हो चुनावों में तो उसको सिर्फ दलित ही वोट करें। ये सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था। ऐसा क्यों था? बिकॉज दलित लीडर्स बिलीव्ड दैट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज़। वो ऐसा सोचते थे कि अगर हमारे लोग एम्पावर हो जाएंगे, वो असेंबलीज़ में चले जाएंगे, तो फिर वो अपने समाज में जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको भी ख़त्म कर पाएंगे। एंड देयरफॉर दलित पार्टिसिपेशन इन दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट was limited particularly in Maharashtra, Nagpur districts where their organization was very strong. On the other hand, Gandhiji believed that separate electorates for Dalits would slow down process of their integration to the society. दूसरी तरफ महात्मा गांधी का ये मानना था कि अगर हम दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट ले लेंगे, यानी कि उनको जनरल पब्लिक वोट नहीं करेगी, सिर्फ दलित ही उनके लिए वोट डालेंगे, तो हम फिर उनको सोसाइटी में कैसे शामिल कर पाएंगे, कैसे हम उनको इंटीग्रेट कर पाएंगे, ये प्रोसेस तो स्लो हो जाएगी। इसलिए गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट के पक्ष में नहीं थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ में उनका मतभेद इस बारे में चलता था। ये तो फ्रेंड्स वो क्वेश्चंस थे जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं। अब मैं कुछ अलग से सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल है, वेयर एंड वाई गांधी जी हैड ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह बिटवीन 1916 एंड 1918? 1916 और 18 के बीच में गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज किए? सबसे पहले गांधी जी ने 1916 में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। बिहार के चंपारण गए वो, जहाँ पे उन्होंने उन पीजेंट्स के लिए, उन किसानों के लिए इस स्ट्रगल को किया जो कि ब्रिटिश सरकार के ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम से सफ़र करते थे, यानी कि किसानों के ऊपर सरकार ने बहुत भारी मात्रा में टैक्सेस लगा दिए थे, कर लगा दिए थे और फसलें वहाँ होती नहीं थी, तो किसानों के सामने भुखमरी की समस्या आ गई थी। तो उस समस्या से लड़ने के लिए गांधी जी ने चंपारण से अपना मूवमेंट शुरू किया। उसके बाद 1917 में गांधी जी ने गुजरात के विलेज खेड़ा में ये सत्याग्रह आंदोलन चलाया। वहाँ के किसानों के लिए भी ये आंदोलन था, क्योंकि वहाँ समस्या ये थी कि वहाँ पे फसलें ख़राब हो गई थी और साथ ही साथ प्लेग एपिडेमिक भी वहाँ फैल गया था। तो ऐसे में किसान वहाँ के अपना रेवेन्यू देने में सक्षम नहीं थे, तो उस रेवेन्यू में कुछ रिलैक्सेशन के लिए गांधी जी ने ये आंदोलन खेड़ा विलेज में चलाया था। उसके बाद 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद जाकर के वहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स के लिए भी सत्याग्रह मूवमेंट को चलाया था। What was the खलीफा इशू? खलीफा इशू से क्या हम समझते हैं? आंसर इज, इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑटोमान टर्की वॉज डिफीटेड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमान टर्की, जो टर्की देश है जो कि यूरोप और एशिया के बाउंड्रीज पर स्थित है, तो उस देश को हम ऑटोमान टर्की भी पहले बोलते थे। तो ऑटोमान टर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया, एलाइड फोर्सेस ने उनको हरा दिया था। देयर वर रूमर्स दैट ए हार्श पीस ट्रीटी विल बी इम्पोज्ड ऑन खलीफा द ऑटोमान एम्परर। और एक इस तरह की अफवाह फैल गई कि ऑटोमान टर्की के जो एम्परर थे, जिनको कि खलीफा कहा जाता था, उनके खिलाफ बहुत सारी हार्श पीस ट्रीटीज़ को लगाया जाएगा, उनके साथ बहुत अत्याचार किया जाएगा। अब जो खलीफा थे वो ना सिर्फ टर्की के एम्परर थे, बल्कि वो पूरे के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड भी थे। सभी मुस्लिम्स उनको अपना स्पिरिचुअल हेड मानते थे। अब जब ऐसी खबर उड़ी कि खलीफा के साथ काफ़ी ज़्यादती की जाएगी, तो दुनिया भर के मुस्लिम्स उस चीज़ से नाराज़ हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाहौर कांग्रेस सेशन ऑफ दिसंबर 1929? दिसंबर 1929 के कांग्रेस सेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखिए, दिसंबर 1929 का जो कांग्रेस सेशन था लाहौर में, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में हुआ और इस सेशन में पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी कि फुल इंडिपेंडेंस की मांग करी। ये भी फैसला लिया गया इस सेशन में कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे और इस दिन पूरे देश की जनता ये प्लेज लेगी, ये शपथ लेगी कि अब हम अपनी लड़ाई को कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए ही लड़ेंगे। व्हाट वाज गांधी इरविन पैक्ट? गांधी इरविन पैक्ट से हम क्या समझते हैं? इन व्यू ऑफ द atrocities by the colonial government during civil disobedience movement, Gandhiji decided to call off the movement and entered into a pact with Irwin on 5th March 1931. अब जब गांधी जी ने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया तो उस वक्त कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हमारे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादतियाँ करी, बहुत एट्रोसिटीज़ करी। इससे दुखी होकर के गांधी जी ने उस मूवमेंट को तो ख़त्म कर ही दिया और साथ ही उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के साथ में उन्होंने एक पैक्ट किया, एक समझौता किया जिसको कि गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस एक्ट के द्वारा गांधी जी ने ये कंसेंट किया कि वो लंदन में होने वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर के सम्मिलित होंगे, वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर देगी, छोड़ देगी। ये गांधी इरविन पैक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड रिच पीजेंट्स टेक पार्ट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? अब देखिए, ये सवाल और इससे अगले 2-3 क्वेश्चंस जो हैं उनमें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि भारत के बहुत सारे वर्गों के लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने की उनकी अपनी अलग अलग कारण थे। अलग अलग कारणों से उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और स्वराज से या उनकी अलग एक्सपेक्टेशन थी। सब लोगों का एक ही सा ऑब्जेक्टिव नहीं था मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का। सबसे पहले हम देखते हैं रिच पीजेंट्स के बारे में कि जो अमीर किसान थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया। द रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज लाइक पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट। ये दो जाति थी जो कि इस मूवमेंट में काफ़ी एक्टिव थी। They became enthusiastic supporters of the movement, organized their communities and at times forced reluctant members to participate in the boycott programs. इन लोगों ने इस मूवमेंट में काफ़ी उत्साह के साथ में पार्टिसिपेट किया और ऐसे लोग उनकी कम्युनिटीज़ के जो कि इस मूवमेंट में कुछ बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं दे रहे थे, जो कि रिलक्टेंट थे, उनको भी इन्होंने मनाया। अब स्वराज का इन लोगों के लिए क्या मायने था? फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वॉज द स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज़। अब क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने काफ़ी हाई रेवेन्यूज़ किसानों के ऊपर लगाए थे, तो स्वराज आने का इन लोगों के लिए ये मतलब था कि अब हमें अगर स्वराज आ जाएगा तो हमें सरकार को बहुत ज़्यादा कर नहीं देना पड़ेगा। इस कारण से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया। ये कारण तो था रिच पीजेंट्स के शामिल होने का। अब पुअर पीजेंट्स क्यों शामिल हुए? द पुअर पीजेंट्स वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन लोअरिंग द रेवेन्यू। तो जो पुअर पीजेंट्स थे वो अमीर किसानों की तरह सिर्फ रेवेन्यू कम करने में ही इंटरेस्टेड नहीं थे, बल्कि दे वांटेड अनपेड रेंट टू द लैंड लॉर्ड बी रेमिटेड। वो ये भी चाहते थे कि ज़मींदारों को जो लगान उनको देना है, जो कि अभी तक वो नहीं दे पाए हैं, वो माफ़ कर दिया जाए। तो वो कर में कमी भी चाहते थे और लगान में माफ़ी भी चाहते थे। और इस कारण से उन्होंने सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ने जो बहुत सारे रेडिकल मूवमेंट्स भारत में चलाए उनको भी ज्वाइन किया ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। अब देखते हैं कि रिच बिजनेस क्लास ने क्यों पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में। द रिच बिजनेसमैन वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स अलॉन्ग विद रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो टू डिस्करेज द इंपोर्ट्स। ये बिजनेसमैन चाहते थे कि उनको इंपोर्ट से प्रोटेक्शन मिले, यानी कि भारत में जो विदेशी सामानों का इंपोर्ट होता है वो इंपोर्ट ना किया जाए। इससे जो भारत में बना हुआ सामान है वही भारत में बिकेगा। वो ये भी चाहते थे कि रुपी स्टर्लिंग
यानी कि जो स्टर्लिंग पाउंड जो कि ब्रिटेन की करेंसी है, उसमें और रुपये में एक ऐसा एक्सचेंज रेशो बन जाए जिससे कि भारत में इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जा सके। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू सेल और बाय इंपोर्टेड गुड्स। उन्होंने मूवमेंट के लिए अपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी और साथ ही साथ उन्होंने विदेशी सामानों में कोई व्यापार भी नहीं किया। मोस्ट ऑफ देम सॉ स्वराज एज ए टाइम when colonial restrictions on business would cease and trade and industry would flourish without the constraints। स्वराज का इन लोगों के लिए ये मायने था कि जब स्वराज आ जाएगा तो व्यापार पर जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और हमारा व्यापार बढ़ेगा, फ्लरिश करेगा, ऐसा मानना बिजनेस क्लास का था। अब देखते हैं कि विमेन ने क्यों पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में। During Gandhiji's salt march, thousands of women came out of their homes to listen to him। हजारों की संख्या में स्त्रियां गांधी जी को सुनने के लिए अपने घरों से निकल आईं। They participated in protest march, manufactured salt, and picketed foreign clothes and liquor shops। Many of them went to jail। इन स्त्रियों ने गांधी जी की जो प्रोटेस्ट मार्च थी उन सब में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने नमक बना करके कानून को तोड़ा, विदेशी कपड़ों की दुकानों का घेराव किया, शराब की दुकानों का घेराव किया और बहुत सारी स्त्रियां तो जेल भी गईं। इन अर्बन एरियाज दे वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज एंड इन रूरल एरियाज दे वर फ्रॉम द रिच पीजेंट हाउसहोल्ड्स। शहरों में ये स्त्रियां जो थीं वो जो ऊंचे घराने की स्त्रियां थीं वो आती थीं और रूरल एरियाज में ये सब जो अमीर किसानों के घर थे उनकी स्त्रियों ने इस मूवमेंट में काफ़ी पार्टिसिपेट किया। What was Pune Pact? ये पूना पैक्ट क्या था? The Pune Pact was signed between Gandhiji and Dr. B.R. Ambedkar on 24 September 1932। ये जो पूना पैक्ट था ये गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में साइन किया गया था। इस पैक्ट की बैकग्राउंड क्या है कि जो मैंने आपको पिछले एक सवाल में बताया था कि डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे जबकि गांधी जी नहीं चाहते थे। दोनों में काफ़ी दिनों तक मतभेद रहे लेकिन अल्टीमेटली गांधी जी ने फास्ट किया इसके लिए। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी की बात को माना और इस तरह से दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ जिसको कि पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। दिस पैक्ट गिव डिप्रेस्ड क्लासेस विच वर लेटर नोन एज द शेड्यूल्ड क्लास कास्ट रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इस पैक्ट के हो जाने के बाद से जो डिप्रेस क्लासेस थी जिनको कि बाद में हम शेड्यूल क्लास कास्ट कहते हैं इनको प्रोविंशियल असेंबलीज में रिजर्व सीटें दे दी गई, बट दे वर टू बी वोटेड बाय द जनरल इलेक्टोरेट। हालांकि इनका जो चुनाव था वो सेपरेट इलेक्टोरेट ना करके जनरल इलेक्टोरेट करेंगे, यानी कि आम जनता के द्वारा इनका चुनाव होगा। बस इसका जो इफेक्ट था पूना पैक्ट का वो ये था कि असेंबलीज में दलितों के लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर दी गई थी। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पर आते हैं। हाउ डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट प्रोसीडेड आफ्टर द डांडी मार्च? डांडी मार्च के बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस तरीके से आगे बढ़ा? क्या क्या हुआ भैया? थाउजेंड्स ऑफ पीपल ब्रोक द सॉल्ट लॉ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग स्थानों पर सॉल्ट लॉ को तोड़ा। दे मैन्युफैक्चर सॉल्ट and demonstrated in front of the government salt factories। With the spread of the movement, foreign clothes were boycotted and liquor shops were picketed। Peasants refused to pay revenue and chowkidari taxes and village officers resigned। At many places, forest people violated forest laws by going into the reserved forest and collect wood and graze their cattle। Next is, how was the feeling of nationalism developed through reinterpretation of history? भारत में हिस्ट्री की रीइंटरप्रिटेशन से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को कैसे पैदा किया गया? By the end of the 19th century, many Indians started to feel that to instill a sense of pride in the nation, Indian history needs to be thought in a different way। बहुत से लोगों ने ये माना कि अगर हमें अपनी जनता के बीच में एक तरीके की सेंस ऑफ प्राइड को भरना है तो हमें इंडियन हिस्ट्री को
लोगों को दूसरी तरीके से बताना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारी हिस्ट्री को बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने हमें बताया कि हम तो शुरू से ही गरीब थे, शुरू से ही हम अनपढ़ थे, शुरू से ही हम लोगों को गरीबी में रहने की आदत थी, हमने कोई तरक्की नहीं करी थी। तो ऐसा उन्होंने हमारे दिमाग में भर दिया था। तो हमारे हिस्टोरियंस ने कहा कि नहीं, जो सही हिस्ट्री है हमें उसको लोगों को बताना चाहिए। They started to write about the glorious developments in the ancient times when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, crafts and trade had flourished. तो उन लोगों ने अपनी हिस्ट्री के उन बातों को दोबारा से लिखा और लोगों के बीच पहुंचाना शुरू किया कि जिसमें हमारे देश ने अलग अलग बातों में, अलग अलग फील्ड्स में बहुत ज़्यादा तरक्की करी थी। In their view, the glorious time was followed by a history of decline when India was colonized. ये हिस्टोरियंस ये मानते थे कि पहले हमारे देश में बहुत ग्लोरियस टाइम्स थे, हम बहुत डेवलप्ड स्टेज में थे, लेकिन बाद में हम लोग डिक्लाइन कर गए क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने अपना शासन कर लिया, हमें कॉलोनाइज कर दिया। These nationalist histories urge the readers to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable conditions of life under colonial rule. तो इन नेशनल हिस्ट्रीज़ ने लोगों को, जो रीडर थे, उनको कहा कि हमारे जो पुराने अचीवमेंट्स हैं हमें उनमें अपना प्राइड ढूंढना चाहिए और हमें इस कॉलोनियल रूल से बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम इन मिजरेबल कंडीशंस को ख़त्म कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनल फ्लैग्स डेवलप्ड इन इंडिया। भारत में कौन कौन से नेशनल फ्लैग्स बनाए गए? ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, a tricolor with red, green and yellow color was designed. It had 8 lotuses that represented 8 provinces of British India. तो बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया जिसमें कि रेड, ग्रीन और येलो कलर्स थे। साथ ही साथ इसमें 8 लोटस थे जो कि ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को सिग्निफाई करते थे। इट ऑल्सो हैड ए क्रिसेंट मून टू सिम्बलाइज हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इसमें एक मून भी था बीच में बना हुआ जो कि ये दिखाता था कि भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ साथ मिलकर रहते हैं। बाय 1921 गांधी जी डिजाइंड द स्वराज फ्लैग विच वॉज ऑल्सो ए ट्राई कलर हैविंग रेड, ग्रीन एंड वाइट कलर्स। इट हैड ए स्पिनिंग व्हील एट द सेंटर विच रिफ्लेक्टेड द गांधीन आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प। और जो गांधी जी ने झंडा बनाया था उसके बीच में एक चरखा बना हुआ था जो कि दिखाता था कि गांधी जी का आइडिया है कि हमें अपनी सेल्फ हेल्प करनी चाहिए, हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। इस तरीके के कुछ फ्लैग्स भारत में बने। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपके साथ में आपकी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस किया है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि इन आंसर्स को पढ़ के और समझ के आपको इस चैप्टर को भी समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे भी मेरी वीडियोस को देखते रहें। गॉड ब्लेस यू।